नमस्कार भाइयों बहनों, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं आज के इस वीडियो में। और आज हम दिल्ली यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 5 लघु सिद्धांत कौमुदी जो आपका कोर्स लगा हुआ है उस पर हम चर्चा करेंगे। मैंने पहले भी इस चैनल पर इसके समक्ष कुछ वीडियो डाल रखे हैं, पर वो वीडियोस काफ़ी पुराने हैं और उसमें क्वालिटी भी थोड़ी उतनी अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा फिर से एक बार डाल देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस बार उम्मीद रहेगी कि अच्छी क्वालिटी दे पाऊँ। तो मैं यहाँ पर आपको वन शॉट में सभी चीज़ें कवर कराऊँगा, जितने भी हमारे टॉपिक लगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं व्याकरण 5th सेमेस्टर में, उसमें हमें 3 चीज़ें मुख्य पढ़नी रहती हैं, जिसमें सबसे पहले हमको संज्ञा प्रकरण पढ़ना रहता है। संज्ञा प्रकरण, और उसके बाद संधि और समास पढ़ना रहता है। पर अभी जो है मैं आपको संज्ञा प्रकरण का एक ओवरव्यू दूंगा, समझाते हुए चलूंगा, और आपको नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगा कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है और किस तरीके से आप जो है एग्जाम में लिख सकते हो। और मैं वही चीज यहाँ पर आपको बताऊंगा जो चीज एग्जाम में आई है, पीवाईक्यू भी एनालाइज करा दूंगा जो चीज आपको पढ़नी है। तो सबसे पहले लघु सिद्धांत का इंट्रोडक्शन आप लोग जानते ही होंगे। मैं नोट्स दूंगा, आप लोग इसको पढ़ लेना, इसको बताने की जरूरत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैं स्टार्ट करूंगा, जो एग्जाम ओरिएंटेड रहे, जिससे आप लोग जानते ही हो कि इस एज में क्या होता है। जब हम लोग ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं तो हम लोग चाहते हैं कि कम टाइम में हम वही चीज कवर कर पाएं जो हमारे लिए उपयोगी हो। यहाँ पर मैं आपको पूरी डीप में ले जाऊं, सूत्रों के बारे में ये सब बताऊं, क्या है हिस्ट्री लघु सिद्धांत की, तो वो यहाँ पर मैटर नहीं करता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और कोई देखेगा नहीं। आप लोग यहाँ पर यही करने आए हो कि बस 15-20 मिनट में ठीक ठाक कंटेंट मिल जाए, वो एक वीडियो मिल जाए और बस कवर हो जाए। तो मैं वो उसी हिसाब से आपको बताऊंगा, पर आपको इतना बता दूंगा कि आपको नॉलेज हो जाएगी। तो सबसे पहले सूत्रों को समझने से पहले हम सूत्रों के प्रकार को समझेंगे कि सूत्र कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद मैं आपको सूत्रों पे ले जाऊंगा, संज्ञा सूत्रों पे। तो यहाँ पर एक हमें श्लोक मिलता है, संज्ञा च परिभाषा च विधिर नियम एव च अतिदेश अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अर्थात इसमें 6 प्रकार के सूत्रों की बात हुई है। एक संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश अधिकार सूत्र। इन 6 प्रकार के सूत्रों की बात यहाँ पर हुई है। अब इन 6 प्रकार के सूत्रों को मैंने नोट्स में लिखा है अच्छे से। अब कई लोग का सवाल होगा, भाई नोट्स कैसे प्राप्त करें? तो नोट्स अभी मैं कोई पेड वेड नहीं, फ्री में आपको दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को जो है मेरे ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दी होगी। उस टेलीग्राम ग्रुप पर आपको नोट्स मिल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा वीडियो जैसे ही पड़ेगा उसके 2-3 घंटे तक मैं अपलोड कर दूंगा। और उस चैनल को भाई और भी शेयर करना अपने संस्कृत के दोस्तों के साथ, उस पर नोट्स आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। संज्ञा सूत्र क्या होता है? तत्र च नामकरणम संज्ञा, अर्थात जहां नामकरण किया जाए उसे हम संज्ञा सूत्र कहते हैं। अर्थात जब हम नाम की बात करते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाउन, तो नाउन ही एक तरीके से, नाउन का मतलब क्या होता है? किसी चीज का नाम। उसी तरह हम किसी सूत्र के दौरान किसी चीज को समझाना चाहते हैं। कोई जैसे हलंते में आप पहला सूत्र पढ़ोगे, लोप। लोप मतलब क्या होता है? किसी भी व्यंजन का हट जाना या किसी भी वर्ण का वो हो जाना, अधिदेश हो जाना, या मतलब लोप हो जाना। उसकी विद्यमानता है पर वो नजर ना आना, तो उसे हम क्या कहते हैं? लोप। उसको बताने के लिए जो हमारा सूत्र आता है, अदर्शनम लोपा, तो ये क्या है? एक संज्ञा सूत्र है। ये आपको बताना चाह रहा है कि ये चीज ऐसी थी, ऐसी हो गई। तो जो सूत्र आपका नामकरण बताए उसे हम कहते हैं संज्ञा सूत्र। दूसरा है हमारा अनिनियमे नियम कारणीय परिभाषा, अर्थात जहां पर नियम स्पष्ट नहीं होता, वहां पर क्या किया जाए क्या ना किया जाए, ऐसी स्थिति में जो सूत्र आता है उसे हम परिभाषा सूत्र कहते हैं। जैसे अलो अंतस्य। अलो अंतस्य क्या है आगे आपको समझ में आएगा, अभी सिर्फ आपको इसकी डिफिनेशन समझना है। ये आएगा भी नहीं, आपको कोई सूत्र के बारे में नहीं पूछेगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ सूत्रों के प्रकार कि आपको आगे जब मैं पढ़ाऊं तो आपको इसमें प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगला क्या है? विधि सूत्र। कर्तव्य विनित उपदेशो विधि, अर्थात कर्तव्यन उपदेश को विधि कहते हैं। या कार्य हो या विधि है, अर्थात किसी भी विधान किया जाए जब किसी सूत्र में, कि जैसे आपने अदर्शनम लोप से लोप के बारे में बता दिया, लेकिन अब अगला सूत्र आया
तस्य लोपा अर्थात यहाँ पर लोप किया जाएगा। तो ऐसी विधि को बताने वाला जो सूत्र होता है उसे विधान करने वाले सूत्र को हम विधि सूत्र कहते हैं। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद नियम सूत्र होता है बहुत प्राप्त संकोचन नियमा अर्थात जहां अधिक देश में सूत्र लग रहा हो और उसे संकोच किया जाए उसे नियम कहते हैं। अर्थात कई जगह पर ऐसी स्थिति आएगी जब आप संधि प्रकरण या समास पढ़ोगे वहां पर दो सूत्र लग रहे होंगे तो वहां पर कोई नियम सूत्र आएगा जो उसे पूर्ण रूप से स्पष्ट करेगा, उसे हम नियम सूत्र कहते हैं। उसके बाद हमारा अगला जो है, ये अभी उदाहरण आपको समझने की जरूरत नहीं है, ये आगे आप जब लघु सिद्धांत समझ जाओगे, थोड़ा एडवांस हो जाओगे तो आप समझ जाओगे। उसके बाद अगले हमारे दो सूत्र बनते हैं अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। अतिदेश सूत्र क्या कहता है? अनतुल्य विधि नाम अतिदेशा, जो जैसा नहीं है उसे वैसा आदेश बना देना ही अतिदेश सूत्र है। अर्थात जैसे मनुष्य को जानवर मान लेना, यहाँ पर कुछ ऐसे सूत्र भी आएंगे समास इत्यादि प्रकरण में जो जैसे नहीं होंगे पर उन्हें वैसा मान लिया जाएगा अतिदेश सूत्र के दौरान, अतिदेश सूत्र की मदद से। इस पर भी आपको बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। अधिकार सूत्र, कभी कभी क्या होगा कुछ सूत्रों में अधिकार चलेगा कि जैसे अष्टाध्यायी के 8:156 से लेकर इसका अधिकार सप्त सप्ताध्यायी तक है। इस प्रकार से जो है बहुत सारे अभी सूत्र आएंगे जो अधिकार करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक इन सूत्रों का अधिकार चल रहा है, उसे हम अधिकार सूत्र कहते हैं। जो सूत्र अपने से बाद तक के सूत्रों में प्रवृत्त हो जाते हैं या उसे वहां तक रोक देंगे वो अधिकार सूत्र होते हैं। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। उसके बाद ये मंगलाचरण है। मंगलाचरण शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ये भी एग्जाम में नहीं पूछने वाला है। नत्वा सरस्वती देवीम शुद्धा गुणम करो में हम पाणनीय प्रवेशाया लघु सिद्धांत कौमुदीम। अर्थात नत्वा सरस्वती देवी, नत्वा मतलब मैं नमस्कार करता हूँ सरस्वती देवी को जो शुद्ध गुणों से युक्त है। शुद्ध गुणों करो अहम मतलब करो अहम मतलब मैं करता हूँ, अहम मतलब मैं, अहम मतलब मैं नत्वा नमस्कार करता हूँ सरस्वती देवी को जो शुद्ध गुणों से युक्त है। पाणिनीय प्रवेशाया अर्थात पाणिनि के प्रवेश में, पाणिनि के ग्रंथ में प्रवेश करता हूँ जिसका नाम है लघु सिद्धांत कौमुदीम। पूरी उम्मीद है आप लोग इतने समझ गए होंगे। इसके बाद बाकी अन्वय अन्वय दिया हुआ है भाई, पढ़ लेना अच्छे से, ये पूछने वाला नहीं है। सबसे अहम चीज पर अब हम आते हैं, ये एक आपको सूत्र मिलेगा, इसको पढ़ लेना, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये 14 महेश्वर सूत्र हैं। अगर आपकी कमांड इन पर नहीं है तो फिर भाई ये सब्जेक्ट पास कर पाना बहुत मुश्किल है। ये तो आपको आने ही आने चाहिए। एवन बेकार से बेकार स्टूडेंट को भी इस पे कमांड बनानी पड़ेगी, आपको प्रत्याहार रटने पड़ेंगे 14 के 14। तो इसको भाई किसी भी हालत में रट लो, नहीं तो पास हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा बेस है ग्रामर का, इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे। और इजी याद हो जाएंगे भाई, यूट्यूब पे 2-4 वीडियो देखना, लगातार सुन लेना, याद कर लोगे। आई उड़ रिल्लिक ए ओंग आई औच हयावारट लड़ यमा गड़नम झबई गड़दश जब गड़दश खपा छटा था चटा तब कपई शशर हल। ये है 14 महेश्वर सूत्र, इनको भाई अच्छे से याद कर लेना, इन्हीं से जाके पूरा अभी लघु सिद्धांत बनेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर एक छोटी सी पंक्ति आती है जो मैं आपको समझा देता हूँ। इति महेश्वराणि सूत्राणि अणाद्यार्थी संज्ञार्थानि येषाम अन्त्या इता हकारादिष्कारा उच्चारार्था लड़ मध्य तो इत संज्ञा। अर्थात ये 14 महेश्वर सूत्र कहलाते हैं, इनसे अण आदि प्रत्याहार संज्ञा बनती हैं। ये संज्ञा पाणिनि के व्याकरण में सर्वत्र प्रयुक्त हैं। इन सूत्रों में अंतिम वर्ण अनुबंध जिनकी इत संज्ञा होती है। देखो लाइन बाय लाइन समझा देता हूँ। इति महेश्वराणि सूत्राणि अणाद्या, कह रहा है कि ये महेश्वर सूत्र हैं। अणादि संज्ञार्थीन, इससे अणादि संख्या बनती है। अणादि संज्ञा कैसे बनती है अभी बताऊंगा। एशाम अंत्या इता अर्थात इसके अंतिम वर्ण इत संज्ञक होते हैं। हकार आदि उश उकारा अर्थात हकार आदि जो है वो सिर्फ उच्चारण के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब हकार आदि मतलब क्या है कि सभी वर्णों के अंदर ना, जैसे हल लिखा है, हल के अंदर कुछ हल हा के बाद एक आ रहा है, तो ये सिर्फ उच्चारण के लिए उपयोग हो रहा है, ये बताना चाह रहा है। उसके बाद लड़ मध्य तो इत संज्ञक है अर्थात लड़ के अंदर जो आ है वो इत संज्ञक है। ये भी मैं आगे भी आपको समझाऊंगा, इतना आप लोग समझ गए होंगे। ये है, इस पंक्ति का भी उतना उपयोग नहीं है, ये भी एग्जाम में नहीं पूछी जाने वाली। एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ये है भाई, गारंटेड मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, गारंटी दे सकता हूँ कि देखो यहाँ पर भी थोड़ी डिफिनेशन दे रखी है, पढ़ लेना। हकार आदि व्यंजन उस सुयुक्त पढ़े गए हैं क्योंकि व्यंजनों का प्रयोग स्वर की सहायता के बिना नहीं हो सकता।
परंतु लण सूत्र ला के साथ आने वाले आकार का इत संज्ञक, वही लड़ के अंदर आ जो आता है वो उच्चारण के लिए उपयोग होता है। ये है, आप लोग इसको पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट भाई ये होने वाला है आपका, इसको जो है ना भाई किसी भी हालत में अच्छे से जो है करके जाना, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये जो सूत्र है गारंटेड आएगा। हल अंतिम, सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे एग्जाम में पूछ लेगा, हमेशा पूछता है, मैं पीवाईक्यू भी एनालाइज करा दूंगा। हलंत्यम सूत्र की व्याख्या हमेशा पूछा है, तो आपको सबसे पहले इसी वे में लिखना है जैसे मैंने लिखा है, तभी आपको मार्क्स एग्जामिनर देगा। आपको लिखना है हलंत्यम, संज्ञा सूत्र है, आप सामने लिख दिए। उसके बाद आप लिखोगे पदच्छेद, तो लिखोगे इस सूत्र में दो पद होते हैं। अब आप इसका पदच्छेद करोगे, अर्थात इनको तोड़ोगे। हल अंत्यम, हल कैसा है, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है। कैसा है, हल प्रत्याहार वर्ण है। हल क्या है, प्रत्याहार बनता है। और अंत्यम क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अंत में होने वाला। ये आपने कर दिया, इतना आपने लिख लिया, पहला आपने पदच्छेद कर दिया। उसके बाद क्या है, अनुवृत्ति। अब आप लिखोगे इसके बाद, इसकी अनुवृत्ति आपको याद होनी चाहिए। अनुवृत्ति मतलब क्या होता है कि हल सूत्र को कहाँ से लाया गया, उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड, मतलब कोई सूत्र लाके समझाना पड़ता है कि ये अनुवृत्ति है। वृत्ति तो क्या है कि उसे डिफाइन करती है, जैसे आपने यहाँ वृत्ति पढ़ी है, उपदेशे अंत्यम हलित सात, अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम हल की इत संज्ञा होती है। उपदेशे आद्योच्चारणम, उपदेश जो है वो आद्य में उच्चरित हुआ है। आद्य मतलब जो आदि काल के ऋषि थे उनके द्वारा उपदेश करके इसे उच्चारण किया गया। उपदेश क्या है, आद्य काल के ऋषियों द्वारा उच्चरित। सूत्रेष्टुम दिष्टम पदम सूत्र अनुवर्तीय सर्वथा, अर्थात ये जो इतनी लाइन दी हुई है, ये अनुवृत्ति की डिफिनेशन दे रहा है कि सूत्र अधिष्टम पदम, अर्थात सूत्र को पदित करने के लिए, अनुवर्तनीय सर्वथा, अर्थात सूत्रों को हमेशा परिभाषित करने के लिए कुछ पदों की अनुवृत्ति लाई जाती है। अर्थात कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनको ला करके सूत्र समझाना पड़ता है पीछे से, वही आपकी क्या होती है, अनुवृत्ति होती है। तो इसकी अनुवृत्ति क्या थी, उपदेशे जा अनुनासिक इता, ये सूत्र आगे आएगा संज्ञा प्रकरण में। अर्थात उपदेश अवस्था में अंतिम अनुनासिक वर्णों की इत संज्ञा होती है, ये बताना चाह रहा है। इतना आप लोग समझ गए, होप आप लोग समझ गए होगे भाई, बड़ी मेहनत से समझाया है। और भाई टेंशन ना लो, अभी आगे मैं आपको बताऊंगा प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। कुछ लोग सोच रहे हो कि भाई प्रत्याहार नहीं बताए, जब सूत्र आएगा तो मैं बताऊंगा। अभी हो सकता है इस वीडियो में नहीं, पर नेक्स्ट वीडियो में प्रत्याहार आपको आराम से समझा दूंगा, टेंशन ना लो। अभी इसको समझते जाओ। तो भाई इस तरीके से आपको लिखना है। मान लो कोई थोड़ा सा लो स्टूडेंट है, नहीं समझ पा रहा है, तो वो इन शुरू के पॉइंट्स को छोड़ भी सकता है अगर उससे याद नहीं हो रहा है, पर वो ट्राई करे, वृत्ति अनुवृत्ति तो जरूर लिखे, और जिस वे में मैंने लिखा है ऐसे जरूर लिखे। अब देखो हिंदी में मैंने बढ़िया लिख दिया है कि उपदेश की अवस्था में अंतिम हल प्रत्याहार वर्ण की व्यंजन की इत संज्ञा होती है। उपदेश आद्य उच्चारण, उपदेश क्या है, जो आदि काल के ऋषियों ने उच्चरित किया है, पाणिनि कात्यायन आदि को उपदेश कहते हैं। सूत्रों में जो पद दिखाई नहीं देते उनको हमेशा अन्य सूत्रों से लाया जाता है, वो क्या होती है, अनुवृत्ति होती है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है। इसके बाद देखो यहाँ पर अगला सूत्र आता है, अदर्शनम लोपा, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, अर्थात इसको भी देखो मैंने उसी वे में लिखा, अदर्शनम लोपा। अदर्शनम को पहले लिख दिया, प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, जो दिखाई ना दे। लोप क्या है, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, जिसका मतलब है अदर्शित हो जाना। वृत्ति मैंने लिख दी, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञा स्यात्, अर्थात जो विद्वान होने पर भी दिखाई न दे, उसका उपयोग उच्चारण में होता है पर वो दिखाई नहीं देता है, उसे हम क्या कहते हैं, लोप कहते हैं। किसी वर्ण का लोप हो जाना, जैसे मैंने यहाँ देखो एक वे करके समझा दिया है आप लोगों को। आई उण, इसमें ड़ा जो वर्ण है ये उच्चारण में आएगा, परंतु ये लोप हो चुका है, इसकी इत संज्ञा हो चुकी है, इसे हम लोप मान लेंगे। तो ये क्या है, इसका लोप हो गया है, इसलिए ये ड़ा जो है लोप संज्ञक वर्ण हो गया है। तो समझ गए आप लोग, ये जो आपका है ये बताता है कि कैसे लोप होता है, अदर्शनम लोपा। लेकिन अब लोप का विधान करने वाला, देखो ये सूत्र जो था ये संज्ञा सूत्र था, ये आपको ये समझा रहा था कि लोप कैसे होता है। अब देखना यहाँ पर जो विधि सूत्र आया है, विधान करेगा, ये आपको बताएगा लोप कैसे करना है। तो इसलिए क्या है, तस्य लोपा सूत्र है तीसरा, तस्य लोपा, इसका भी मैंने पदच्छेद कर दिया, जो विभक्ति है लिखी हुई है। उसके बाद इसकी वृत्ति देखो, तस्य इति लोप स्यात् ऋणाद्यो ऋणार्थ्या, अर्थात जिसकी इत संज्ञा हो उसका लोप हो जाता है। अब ये बता रहा है कि वहां आपको बताया गया अदर्शनम लोपा में कि लोप संज्ञा हो जाती है, तस्य लोपा बता रहा है कि जिसका लोप हो गया, जिस इत संज्ञक वर्ण का लोप हुआ है, जो इत संज्ञक वर्ण का लोप हुआ है उसका हम लोप करेंगे। अर्थात जो वर्ण
यहाँ पे एक बार फिर से आप लोग देख लो, लिखा हुआ है कि ये सूत्र में हो सकता है कंफ्यूजन हो रही हो, आप लोग फिर से समझ लो, मैं बता देता हूँ। आदर्शनम लोप कह रहा था कि जो भी वर्ण आपको दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु उसकी विद्यमानता है, उसका हम लोप कर देंगे। ये सिर्फ आपको इतना बता रहा था कि लोप कर देंगे। अब ये कह रहा है कि जिस वर्ण का तुमने लोप किया, वो इत्संज्ञक वर्ण होना चाहिए। ये रूप बता रहा है। इस किस सूत्र से आप लोप करोगे? तस्य लोप से सूत्र करोगे। मतलब एक चीज का ध्यान देना, कभी भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा सूत्र लोप करता है, तो 90% लोग क्या कर देते हैं? आदर्शनम लोप लगा के चले आते हैं। भाई ये गलत है। आदर्शनम लोप आपको सिर्फ लोप समझा रहा है, लोप होता क्या है, पर किस सूत्र से लोप होगा वो है आपका तस्य लोपा। समझ गए? तस्य लोपा कह रहा है कि ऐसे इत्संज्ञक वर्ण का लोप कर दो, और वो आपको डिफिनेशन दे रहा है लोप की। अब आप लोग, मुझे उम्मीद है, पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अंतिम हल की हलंत्यम से इत संज्ञा, यहाँ पे देखो बता रहा है कि ऋणा का लोप हो गया। किस सूत्र से? तस्य लोपा से। लेकिन लोप होता क्या है, ये किसने बताया? आदर्शनम लोपा ने। उम्मीद है भाई अब समझ गए होगे, बड़ा टाइम लगाया मैंने समझाने में। अब भाई आपका मेन सूत्र आता है आदिरंतेन सहित, नहीं सॉरी, इसको एक बार समझ लो ये लाइन। ऋणादि ऋणादर्थ्या, ये कह रहा है कि ऋकार आदि अन्य वर्णों का प्रयोजन, जैसे आई उण में ड़ा जो है, ऋलिक में का जो है, आदि में जो ड़कार और ककार आ रहे हैं, अंतिम वर्ण जो आ रहे हैं, ये पढ़े गए हैं, वे अणादि प्रत्याहार की सिद्धि के लिए है। मतलब ये केवल प्रत्याहार की सिद्धि के लिए होते हैं। अर्थात 14 महेश्वर सूत्र में जो भी वर्ण आए हुए हैं, उनका प्रयोजन, मतलब अंतिम वर्ण जो आ रहे हैं, जैसे अयुण में डी, ऋलिक में के, और एओंग में औ, ये भी जो अंतिम वर्ण आ रहे हैं 14 महेश्वर सूत्र के, वो सिर्फ उच्चारण के लिए हैं। उनका प्रयोजन सूत्रों को सिद्ध करना है, इसीलिए वो इत्संज्ञक माने जाते हैं। ये लाइन ये समझा रही है। इसके बाद भाई सबसे अहम सूत्र आदिरंतेन संहिता समझना। आदिरंतेन संहिता समझाने के लिए मुझे लगता है कि ये लेना पड़ेगा। अब देखो समझो, इसमें मैंने लिखा, एक मिनट, मैं कुछ लिख रहा हूं यहाँ पर। आई उण ऋलिक, रि ऋलिक, ए औंग, आई औच, आई औच। अब देखो जैसे ये जो हमारे हैं, ये मैंने आपको सूत्र लिए चार, है ना, मैंने कुछ सूत्र ले लिए। अब आप इस चीज को समझना, महेश्वर सूत्र मैंने लिए हैं। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आदिरंतेन सूत्र कहता क्या है, क्योंकि अक्सर जो है ना समझने में दिक्कत हो जाती है। तो सबसे पहले आप ये, मैंने क्या है, शुरू के चार जो है महेश्वर सूत्र लिख लिए हैं। अब मैंने ये क्यों लिखे हैं इसको समझना। मैंने इन सूत्रों को इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्याहार बनता कैसे है। समझना एक बार। जैसे आपको बनाना है अच प्रत्याहार बनाना है। क्या बनाना है आपको? अच प्रत्याहार बनाना है। तो अच प्रत्याहार बनाने के लिए सबसे पहले आप पहला लोगे वर्ण और अंतिम लोगे, इन दोनों को आपने ले लिया। आपको बनाना क्या है? अच प्रत्याहार बनाना है, ठीक है। समझ रहे होगे आप लोग। आप बनाना चाहते हो अच प्रत्याहार। अब अच प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आएगा, यहां से लेके यहां तक आप बनाना चाहते हो। आप पहला वर्ण ले लिए, अंतिम वर्ण ले लिए। आदि रंतेन संहिता सूत्र यही कहता है कि प्रथम वर्ण अंतिम वर्ण लेके आपने एक नाम रख लिया, अच प्रत्याहार में बनाऊंगा। अब इसके अंदर क्या क्या आएगा ये समझना। इसके अंदर ई आएगा, उ आएगा, अंतिम नहीं आएगा। उसके बाद री आएगा, ली आएगा, ये नहीं आएगा। ए आएगा, ओ आएगा, ये भी नहीं आएगा। ए आएगा, औ आएगा, चा तो अंतिम वर्ण है, वो तो आप मानोगे क्योंकि आपको नाम बनाना आएगा, पर वो भी गिना नहीं जाएगा। मतलब ये आदि अंत्यन संहिता सूत्र ये कहता है कि आपके जो सूत्र हैं उसमें क्या होगा कि प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण को आप लेकर उसके मध्य में आने वाले वर्ण उसका बोध कराते हैं। अर्थात प्रथम वर्ण जो आपका है आ और अंतिम वर्ण आपका च है, इसके बीच में मध्य में आने वाले सभी वर्ण उसका बोध कराते हैं, तब जाके आपका एक प्रत्याहार बनता है। परंतु जो उसमें इत्संज्ञक वर्ण होते हैं उनको लिखा नहीं जाता है प्रत्याहार बनाते समय, पर उनका उपयोग होगा उच्चारण में। मतलब आप जब प्रत्याहार बनाओगे अच प्रत्याहार, एक मिनट में थोड़ा नीचे जाऊंगा, तो नीचे नहीं हो रहा है, अगला पेज ले लेता हूँ। एक मिनट इरेज करता हूँ। जैसे मान लो आप आप जो है प्रत्याहार आप बनाते हो अच, अच प्रत्याहार आप लिखोगे, अच प्रत्याहार के अंदर क्या क्या आता है।
तो आप लिखोगे आ आता है, ई आता है, ऊ आता है। थोड़ा भाई हाथ से लिख रहा हूँ तो हल्का फुल्का राइटिंग बिगड़ सकती है, पर ध्यान दे देना। अभी कुछ दिन में पेन वेन मंगा लूंगा तो थोड़ा हो सकता है इजी हो जाए पढ़ाना। ई हो जाता है, ई हो गया, ऊ हो गया। ड़ा नहीं लेंगे, री ले लेंगे, री आ जाएगा आपका। सॉरी, एक मिनट। री आ जाएगा आपका, ली आ जाएगा, का नहीं आएगा, ए का ए आएगा, ओ आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, औ आ जाएगा। अब देखो ये आपका बना अच प्रत्याहार, उसके अंदर इतने सारे आपके 8 वर्ण आ रहे हैं। समझ गए ना आप लोग? जो जो मैंने वहां पर टिक लगाया था वो वर्ण यहाँ पर आ रहे हैं। आ रहा है, ई आ रहा है, ऊ आ रहा है, री ली आ रहा है, ए आ रहा है, ओ आ रहा है, आई औ आ रहा है। अंतिम जो इस संज्ञक वर्ण है वो नहीं आएंगे। मतलब आपको प्रथम वर्ण लेना है, लास्ट वर्ण लेना है, उसके मध्य में जो आने वाले हैं उनका बोध कराना है। यही सूत्र भाई आपको आदि रंतेन संहिता कहता है। अब आप लोग पूरा पढ़ लेना, ये मिलेगा। देखो मैंने यहाँ बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है अण प्रत्याहार बना के, कि आदि वर्ण, प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण आएगा, उसके मध्य में सब बोध कराने वाले आएंगे। पूरा आप लोग भाई पढ़ लेना, कुछ नहीं है जो मैंने समझाया है यही इसमें लिखा हुआ है। हल्का सा कहो तो मैं पढ़ भी दूं। एक ये मैं आपको बता देता हूँ, ये क्या है, एक ये उपदेश की एक डिफिनेशन दे रखी है। एक मिनट में आपको पहले ये बताता हूँ। आदि रंतेन संहिता देख लेना इसको, इसकी वृत्ति आप लोग देख लेना। अंतेनिता सहित सहित आदिमर्थ ज्ञाना स्वर च संज्ञा स्यात्, अर्थात अंतेनिता सहित, अंतिम और अंत वाले सहित और आदि मध्य, मतलब आदि में, प्रथम और मध्य में स्वरस्य संज्ञा स्यात्, मतलब बीच के स्वर अंतिम और मध्य को उठा के पहला, अंतिम और मध्य को लेकर संज्ञा होती है, उसको हम आदि रंतेन संहिता कहते हैं। यथा अण इति, अब देखो बता रहा है कि जैसे अण प्रत्याहार बना तो उसमें आ यू वर्णा नाम संज्ञा, आ ई और उ की जो मध्य में आने वाले वर्ण है उनकी संज्ञा होगी। इसी प्रकार अच हल आदि, यही पूरी इसकी डिफिनेशन है। आप लोग यहाँ पढ़ लेना, हिंदी में बहुत अच्छे से लिखा हुआ है कि आदि वर्ण के साथ जब अंतिम वर्ण इत वर्ण होता है, उच्चरित हो, तो वह संज्ञा बनाता है। पूरी डिफिनेशन ये भाई मैं यहाँ पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको नोट्स दूंगा, आप अच्छे से पढ़ लेना। ये यहाँ पर इसका मैंने और लिख दिया है। और आगे लिखा है ये जो लाइन क्या बोलती है, यथा आ यू वर्णानाम, मतलब इसी प्रकार आ और ई वर्णानाम संज्ञा के भी सारे सूत्र बनते हैं। समझ गए होगे आप लोग? यहाँ पर एक छोटा सा ये दे रखा है, ये उपदेश की डिफिनेशन है। धातु सूत्र गणों आदि वाक्यम लिंग अनुशासनम आगम प्रत्यादेश उपदेशे प्रक्रियते, अर्थात भू आदि धातु गण लिंग आदि लिंग अनुशासन जो ये होते हैं, आगम प्रत्यादेश, ये सभी क्या होते हैं, उपदेश कहलाते हैं। मतलब कोई आपसे पूछे कि उपदेश कहाँ से आया है या उपदेश का ओरिजिन कहाँ से है, तो आप बताओगे धातु सूत्र से, गण आदि से, लिंग अनुशासनम से। ये सब एक ग्रंथ है जिन पे ऋषि मुनि ने उच्चारण किया था या ऋषि मुनि ने इनके बारे में कहा था, तो उसी को हम उपदेश बोल देते हैं। ये पिछले सूत्र का था, याद रखना, आगे पीछे हो गया है। इसको आप लोग किस में डालोगे, इसको आप लोग शुरू वाले सूत्र में डालोगे। हलंत्यम की ये थोड़ी सी डिफिनेशन इसमें आ गई है, बाकी आप ये तो समझ गए होगे। आगे देखो यहाँ पर बहुत अच्छे से लिखा हुआ है भाई प्रत्याहार बनाने की क्या विधि है। देखो मैंने यहाँ प्रत्याहार ढेर सारे बनाए भी होंगे, आप लोग नोट्स देखना, नोट्स में मिल जाएगा। तो भाइयों मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ। इसमें मैंने 4 सूत्र समझाए हैं। कोशिश करूंगा 1 या 2 वीडियो में संज्ञा प्रकरण खत्म कर दूंगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, नहीं आप लोग देखते नहीं हो भाई, ये भी एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एक नॉर्मल वे में वीडियो बना रहा हूँ। ये मुश्किल से मुझे लगता है 20-25 मिनट का होगा, पर देखने का प्रयास करना, जो पढ़ने वाले होगे पढ़ोगे, नहीं तो क्या ही कर सकते हैं। और बाद में मैं कंपाइल करके से वन शॉट करा दूंगा। थैंक यू सो मच।